नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MCSA इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो काफ़ी ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें आज हम लोग केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट और संघ जो है किस तरह का बर्ताव करते हैं, उससे संबंधित क्या क्या कानून, क्या क्या विधान हैं और इसका क्या क्या रिस्पांस रहता है और किस तरह से क्षेत्रीय परिषदों का गठन वगैरह होता है, यानी अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किस तरह से किया जाता है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या कानून में भारतीय संविधान में कौन कौन से कानून हैं, इस तरह की चीज़ें देखेंगे। यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला। पॉलिटिकल साइंस की ये प्रश्नों की श्रृंखला निश्चित तौर से आपके लिए एक अद्वितीय श्रृंखला के रूप में ज़रूर से ज़रूर आपके लिए सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों और जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए क्या कानून हमारे संविधान में वर्णित है और क्या इसके अंदर की महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंध मैंने अभी आपको बताया, इससे संबंधित टॉपिक आपका है और प्रश्नों को लेते हैं। पहले प्रश्न को लेते हैं, अवशिष्ट शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से है। अवशिष्ट शक्तियां आप जानते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो कि संविधान में उल्लेख नहीं होता है। उल्लेख नहीं होता है का मतलब क्या है कि ना तो संघ सूची का विषय होता है, ना तो राज्य सूची का विषय होता है और ना ही वो समवर्ती सूची के विषय में उल्लेख किया गया होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो कि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका उल्लेख इन तीनों में नहीं होता है और उस पर जो विधान बनाने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। ठीक है, तो वो शक्ति जो केंद्र के पास होती है वो किस आर्टिकल में है और किस में ये बताया गया है संविधान में। तो प्रश्न देखिए, आप जवाब फटाफट देना शुरू करिए। पहला प्रश्न आपका है, मतलब इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है वो कह रहा है अनुच्छेद 248 के तहत, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ का संबंध किस अनुच्छेद से है। अब जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ का संबंध किससे होता है? तो पहला है अनुच्छेद 248 से, दूसरा है अनुच्छेद 246 से और तीसरा है अनुच्छेद 252 से और चौथा है अनुच्छेद 253 से। फटाफट जवाब आ जाने चाहिए मित्रों, जवाब फटाफट आप लोग देते रहें। चलिए मैं जवाब आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 248 जो है यह जो है अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, इन अवशिष्ट शक्तियाँ जो मिली हैं, किसको मिली है? मैंने बताया आपको, केंद्र को मिली हुई है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास है। इसके माध्यम से क्या है, संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में, ठीक है, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रमाणित नहीं है, ठीक है, किसमें? जो कि अब देखिए बना कौन रहा है भाई? केंद्र। तो केंद्र के लिए अभी आप कानून के बारे में मैंने बात की थी, क्या क्या होता है। एक तो होता है संघ सूची का विषय, ठीक है, संघ सूची, तो इसके लिए तो भाई केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, ये तीन होती हैं। तो भाई निश्चित तौर से संघ सूची के विषय पर केंद्र ही कानून बनाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर दोनों लोग कानून बनाते हैं। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ हों, अवशिष्ट मतलब यानी कि जिनका संविधान में कहीं उल्लेख ना हो, उस पर भी केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय विधानमंडल कानून बना सकता है। तो स्वाभाविक है भाई, संघ सूची का विषय होता तो बताती, तो इसको अवशिष्ट शक्तियों का नाम दिया नहीं जाता। तो अब बचता क्या है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिसके बारे में कोई विशेष चर्चा न की गई हो, विशेष उल्लेख न किया गया हो, ठीक है, यानी प्रमाणित ना हो, उस पर विधि बनाने की जो अनन्य शक्ति प्राप्त है वह केवल और केवल किसको है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। अनुच्छेद 248 यही बात कहता है। समझ गए बात को? चलिए, तो ये बात आपके लिए हो गई। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब इतना पर्याप्त आपके लिए है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बहुत ही दिलचस्प, मनोरंजक और उत्साहवर्धन वाला प्रश्न है आपके लिए। तो आप इसको बहुत शालीनता से जवाब सोच करके दीजिए। पहला कह रहा है आर्टिकल 253, दूसरा कह रहा है 254, नेक्स्ट तीसरा कह रहा है 252 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 251। ठीक है,
क्या बताना है आपको, मैंने आपको अभी बताया। प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार फिर से। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्य है ना, क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्य अपने विधानमंडल से संकल्प पारित कर दें, ठीक है, कि भाई राज्य सूची के इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना दे, ठीक है, तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यह किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल जो है 252 है। आर्टिकल 252 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 252 ये कहता है, यही बात जो कही गई है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर संकल्प पारित कर दे तो संसद जो है संकल्प पारित करके निवेदन करते हैं तो क्या कर सकती है, राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्लियर, अनुच्छेद 252 ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। संसद की विधायी शक्ति में विधियां बनाना सम्मिलित है के संबंध में कौन सही है, ठीक है, अच्छा प्रश्न ये भी है। संसद की जस्ट अ मिनट, चलिए, संसद की विधायी शक्ति में विधि बनाना सम्मिलित है के संबंध में कौन सही है, ठीक है, विधायी शक्ति में विधियां बनाना सम्मिलित है के संबंध में सही कौन सा है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शंस देखिए, इसमें पूछ रहा है कि संसद जो विधायी शक्तियों में विधियां बनाना सम्मिलित है के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पहला कह रहा है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं प्रमाणित विषय पर प्रमाणित किसी भी विषय पर, ठीक है। तो आपको सवाल का जवाब इसी परिप्रेक्ष्य में देना है आपको कि संसद की विधायी शक्ति में विधियां बनाना सम्मिलित है के संबंध में कौन सही है। विधियां बनाना के संबंध में कौन से सही है, यानी कि जो कानून बनाने के संदर्भ में है, कौन सी बातें इसमें से सही कह रही हैं। तो देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं प्रमाणित किसी विषय पर, तो अभी मैंने पिछले प्रश्न पे बताया आपको, पिछले प्रश्न में आपको बताया कि जो बात प्रमाणित नहीं है, यानी कि मतलब स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। लास्ट वाले प्रश्न में आपने देखा कि जो कि अनुच्छेद 248 में आपका उल्लेख किया था कि संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में नहीं प्रमाणित किसी विषय पर कानून जो है अवशिष्ट शक्तियों वाला बना सकता है। अनुच्छेद 248 वाला स्टेटमेंट ये है, 248 जो आपको मैंने अभी बताया पहले प्रश्न में जो था, ठीक है। दूसरा कह रहा है सही है, तो ये तो सही निकल गया। दूसरा है राज्य सूची की प्रविष्टियों के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल से वांछित माने, यानी मांगे होगा दोस्तों, माने नहीं होगा, ये अनुचित मांगे, वांछनीय माने, मांगे होना चाहिए, मांगे, अनुचित वांछित मांगे। तो यानी कि कह रहा है राज्य सूची में की प्रविष्टियों के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इसे वांछित माने, अच्छा वांछित माने कह रहा है, सॉरी माने, यानी कि इसको सही माने, यानी कि वांछित माने या 2 से अधिक राज्य वांछित माने, सही लिखा था दोस्तों, मैंने त्रुटि कर दी। सो वांछित माने, तो क्या ये सही है। तो देखिए कह रहा है, अभी आपने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा था अनुच्छेद 252 जिसमें ये बात कही गई थी 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय पर अगर केंद्र से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही जा रहा है। और अगला आपका तीसरा स्टेटमेंट है, किसी देश के साथ की गई किसी संधि का करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए, चाहे वह राज्य सूची में आता है, ठीक है, पे क्या जो है विधायी शक्ति में विधि बनाना सम्मिलित है उसके दायरे के अंतर्गत, ये पूछ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। किसी देश के साथ की गई किसी संधि या करार या अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए अगर केंद्र सरकार चाहे तो अनुच्छेद 253 का प्रयोग करते हुए कानून बना सकती है। किस पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर
अगर अंतर्राष्ट्रीय कगार की कोई बात है, संधि, कगार, अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विनिश्चय को लागू करना अगर चाह रही है केंद्र सरकार, तो जो है वो राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। ऐसी विधियां संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए भी हो सकती हैं, चाहे संपूर्ण राज्य के लिए या किसी राज्य विशेष क्षेत्र के लिए हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट तीसरा भी सही आपका निकल गया। तो आपने देखा अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253 ये क्रम वाइज आपका पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन में दिए गए हैं, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी का ऑप्शन जो चौथा दे रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है, ये सवाल का आपको जवाब देना है। ठीक है, कह रहा है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी, मतलब ये कह रहा है आपका केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव, यानी कि जो वर्तमान और परंपरागत जो व्यवस्था है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर के, यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों के में फेरबदल करने की बात कह रहा है। बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है, यानी क्या करें, मतलब इनमें से ऑप्शन जो दिया है इनमें से प्रश्न ये पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या ऐसा, मतलब इसमें से कौन सी विधि ऐसी है, कौन सा तरीका ऐसा है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी, तो भाई संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी से केंद्र राज्य के बीच में तो बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, हाँ ये हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, नहीं दोनों सदन तो केवल राज्य और केंद्र के बीच में सत्ता के बंटवारे के लिए सहमत नहीं होगी, जरूर इसमें राज्य को शामिल करना ही करना पड़ेगा। और चौथा आपका कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए पहले वाले में कहा था संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत कह रहा है। फिर कह रहा है आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, तो आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी तो सही है, लेकिन यहाँ पर आधे से अधिक जो कह रहा है दो या दो से अधिक संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत जो कह रहा है यही होना चाहिए विशेष बहुमत। ठीक है, तो यह ऑप्शन 4 में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच सत्ता की शक्तियों के बीच बंटवारे के लिए आवश्यक आपके लिए क्या है स्टेटमेंट, ये है कि जो है लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से कानून पारित हो। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित हो जाए वो विधेयक, और जो आपके टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्यों में से आधे से अधिक राज्य, यानी कि लगभग करीब में 15 राज्य आपके 14 से अधिक, 14 तो आपके 50-50 हो जाएंगे, आधे से अधिक के लिए यानी 15 राज्य लेना पड़ेगा। जब 29 राज्य थे, यानी तेलंगाना जब नहीं 2014 में बटा था, उसके पहले भी यही व्यवस्था थी, 15 राज्य की सहमति होने पर कोई भी सत्ता का बंटवारा यानी शक्तियों का विभाजन किया जा सकता है, यानी हेर फेर किया जा सकता है। शक्तियाँ तो पहले से बटी हुई हैं, यहाँ पर हेर फेर किया जा सकता है, यानी कि केंद्र की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है या राज्य की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गया आपका। 5वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है क्या कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अस्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं, तो भाई ये सही है कि गलत है आपका बताइए। इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो बिल्कुल बटा हुआ है भाई। जो है संघ सूची का विषय केंद्र के लिए बना हुआ है, राज्य सूची का विषय जो है राज्य के लिए बना हुआ है, तो स्पष्ट कार्य क्षेत्र बिल्कुल बटे हुए हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। पहला तो सही हो गया स्टेटमेंट। चलिए दूसरा कह रहा है कार्य क्षेत्र संबंधी विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय किए जाने का प्रावधान है। हाँ बिल्कुल है। क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कोई विवाद होने की स्थिति में, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद की स्थिति आती है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिए जाने का प्रावधान है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है संविधान में आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई हैं। ठीक है, संविधान में आर्थिक
और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई हैं। जी हाँ, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आर्थिक जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार की ओर काफ़ी झुकाव लेकर के हैं, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। देखिए, शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है बनाया गया यह भी है कि संविधान में आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथे में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में मौन है। अरे नहीं भाई, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में अभी आप लोगों ने देखा कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास उपस्थित हैं, केंद्र सरकार के पास उपस्थित हैं अनुच्छेद 248 के तहत, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी लोकसभा को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत आपका हो जा रहा है, बाकी सभी सही, यानी चौथा गलत हो गया, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संघ की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है भारतीय संघ की प्रकृति के बारे में। ठीक है, पहला कह रहा है बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य केंद्र के मात्र अंग ऑब्लिक एजेंट ऑब्लिक अनुषंगी नहीं हैं, बल्कि इनका स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है और संघवाद संविधान के मूल ढांचे का भाग है। ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो बताना इसमें से सत्य नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही कह रहा है सर, मुंबई वाले विवाद में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी, ये सही है। दूसरी बात क्या है, कह रहे हैं आपात उपबंध को इसमें एक अपवाद की तरह देखा जाता है। आपात उपबंध को इसमें एक अपवाद की तरह देखा जाता है जो केंद्र और राज्यों की शक्तियों पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अपवाद जो है आपात उपबंध जो है इसमें अपवाद की तरह देखा जाता है, नहीं ये विषम कंडीशन में ही आपातकालीन उपबंध का प्रयोग किया जाता है, ये बात है, अपवाद की तरह लिया जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो केंद्र और राज्यों की शक्तियों के नियंत्रण की अनुमति देता है, ये अपवाद ही है, वरना सभी स्वतंत्र हैं, यानी कि राज्य का अपना अस्तित्व है और केंद्र का अपना अस्तित्व है, ये कहने का यहाँ पर इंटेंशन है यहाँ पे। अगला कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि भारतीय संघ एक परिवर्तनशील अवधारणा है जो संघात्मक से एकात्मक और एकात्मक संघात्मक में परिवर्तित हो सकती है। मतलब संघात्मक से एकात्मक और एकात्मक से संघात्मक यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों, एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात स्टेटमेंट कही गई है। तो ये अभी तक की जो स्टेटमेंट तीनों थे वो बिल्कुल करेक्ट गए हैं। अगला कह रहा है KC वेयर ने भारतीय संघ को सुई जेनेरिस कहा है। ठीक है, सुई जेनेरिस कहा है, तो ये देखिए ये गलत बात कही गई है, ये सुई जेनेरिस इन्होंने नहीं कहा है, बल्कि इसको इन्होंने KC वेयर ने जो कहा है ये भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक कहा है। क्या कहा है, KC वेयर ने अर्ध संघात्मक कहा है, अर्ध संघात्मक। ठीक है, अर्ध संघात्मक कहा है। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब हम लोग बात थोड़ी सी कर लेते हैं SR मुंबई वाले विषय पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है बम्बई मामले में, यहाँ पे बम्बई जो थे, बम्बई जो शब्द आप देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, चलिए यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं दोस्तों, ये मुंबई, यह होना चाहिए था बम्बई, जस्ट मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ओके, बम्बई, ये बम्बई जो हैं ये इनका पूरा नाम रहता है दोस्तों SR मुंबई। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये बात उन दिनों की है, 1994 की बात है, ये बात 1994 की है कि जब SR मुंबई ने जो है कर्नाटक में सरकार अपनी बना दी थी। ठीक है, SR मुंबई साहब जो थे इन्होंने अपने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। कुल मैटर ये है कि 1994 की कहानी है। 1988 में SR मुंबई ने कर्नाटक का जो पूरा टोटल स्थिति रही है वो आपकी
तो मैंने बताया आपको कि ये बात उन दिनों की है, एसआर मुंबई साहब की। ये घटना जो है 1994 की है। एसआर मुंबई बनाम भारत गणराज्य का एक मामला है, एक विवाद है, उससे संबंधित ये बात है। सर्वोच्च न्यायालय में एक विवाद गया था। विवाद ये था कि 1988 में 1988 में दो राजनीतिक पार्टियां, कर्नाटक में दो राजनीतिक पार्टियां, एक तो जनता पार्टी, दूसरी लोकदल पार्टी। कौन कौन सी पार्टी? एक तो थी दोस्तों जनता पार्टी और दूसरी थी आपकी लोकदल पार्टी। लोकदल पार्टी, ठीक है। ये दो पार्टियां थीं, ठीक है। ये दोनों पार्टियों का विलय कर दिया गया 1988 में। इन दोनों पार्टियों का विलय करके जनता दल पार्टी का गठन किया गया। किसका? जनता दल पार्टी का। जनता दल पार्टी का गठन किया गया, ठीक। जनता दल पार्टी का जब गठन किया गया तो उसके मुख्यमंत्री बनाए गए आपके एसआर मुंबई बनाए गए मुख्यमंत्री। लेकिन तात्कालिक जैसे ही बनाए गए तो चूंकि जनता पार्टी और लोकदल पार्टी दोनों ने मिलकर के जनता दल पार्टी का गठन किया था। जनता पार्टी और लोकदल पार्टी ने मिलकर के जनता दल पार्टी का गठन किया था। तो इसी के एक विधायक जिनका नाम आर मोलाकेरी था, जिनका नाम आर मोलाकेरी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आर मोलाकेरी ने राज्यपाल महोदय के पास 19 विधायकों के सिग्नेचर्स के साथ एसआर मुंबई के समर्थन न होने का एक पत्र लेकर के जाते हैं और इस पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल इनकी बातों पर विश्वास करते हुए एसआर मुंबई को की सरकार को अपदस्थ कर देते हैं, हटा देते हैं। इस स्थिति में एसआर मुंबई साहब जो है वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ये निर्णय आता है कि जो आर मोलाकेरी ने 19 विधायकों के जो सिग्नेचर वाले सर्टिफिकेट को राज्यपाल महोदय को दिया था वो फर्जी सर्टिफिकेट थे। वो 19 विधायक एसआर मुंबई के समर्थन में आ जाते हैं और कहते हैं साहब कि ये हमारे द्वारा किया गया सिग्नेचर नहीं है, जबकि ये फर्जी सिग्नेचर है। और इस स्थिति में फिर से जो है कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है कि भाई फिर से एसआर मुंबई की सरकार को बहाल कर दिया जाए या इस तरह की चीज़ें, निर्णय उस पर आते हैं। लेकिन तब तक चूंकि सरकार बन चुकी होती है और इस तरह की कंडीशन आने पर ये एक क्रिटिकल स्थिति भारत के संविधान के सामने खड़ी हो जाती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि भाई इसके बाद से दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से निकल करके आती हैं। पहली बात तो ये निकल करके आती है कि जो है कोई भी राज्यपाल इस तरह के निर्णय में कि सरकार बहुमत में है या नहीं बहुमत में है वो अपने राजभवन में ना करके विधानसभा में करेगी। पहला निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई विधायकों का समर्थन ना होने की, सरकार का विधायकों का समर्थन ना होने का अगर कोई पत्र जारी लेकर के लोग पहुंचते हैं समर्थन में, कोर्ट में राजभवन में पहुंचते हैं, तो राज्यपाल महोदय तत्काल ऐसा निर्णय न लेते हुए विधानसभा में उस बात को रखेंगे और विधानसभा में उसको पारित कराएंगे, तब जाकर के निर्णय लेंगे। ऐसी सलाह दी जाती है राज्यपालों को। दूसरे तहत ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार के बारे में ये बात बताई गई है कि केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करती है तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार बर्खास्त करने के कारणों की समीक्षा कर सकती है। यानी कि जैसे दूसरा निर्णय यह है कि ऐसा नहीं कि तत्काल जो है केंद्र सरकार चाहे और किसी सरकार को जो है इस तरह की स्थितियों में लेकर के बर्खास्त कर दे राज्यपाल के आधार पर, तो ऐसा नहीं कर सकती है। और अगर ऐसा करती है तो न्यायपालिका उस पर विचार कर लेगी, न्यायपालिका उसको देखेगी और न्यायपालिका केंद्र से उस सामग्री को कोर्ट के जो है साक्ष्य के रूप में देख करके ही निर्णय देगी। ठीक है, यानी कि जो निर्णय अभी मैंने बताया आपको कि फ्लोर, पहले तो राज्यपाल दो इसमें स्टेटमेंट आए थे कि पहला एक कि राज्यपाल महोदय राजभवन में किसी तरह इस तरह का सरकार के अपदस्थ करने का निर्णय नहीं लेंगे, वो विधानसभा में लेंगे, फ्लोर टेस्ट वगैरह कराने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। और अगर कहीं पर दूसरी कंडीशन ये आए कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने की बात कह करके सरकार को अपदस्थ कर देती है,
तो उसके साक्ष्यों राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और वहाँ पर जाने के बाद में अपने साक्ष्यों के जो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करती है, अगर वो साक्ष्य सही जाते हैं तो पुनः सरकार को बहाल कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात पूरी टोटल होती है एसआर बम्बई वाले विवाद में, जो कि 1994 में हुआ था। भारत गणराज्य और बनाम एसआर मुंबई, ये विवाद कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि कर्नाटक की घटना थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं एसआर बोम्मई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला कह रहा है क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय हैं, और दूसरा चलिए गलत के बारे में बताना है आपको। और दूसरा कह रहा है आपका क्या? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है संविधान के अंतर्राज्यीय होना चाहिए दोस्तों, अंतर्राज्य नहीं होता है, अंतर्राज्यीय, जस्ट मिनट, अंतर्राज्यीय जल विवादों के समक्ष संबंधित उपबंध नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ये तो है संबंधित उपबंध है। ठीक है, ये कह रहा है नहीं है, ये गलत कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहले मैं बता दूं आपको एक एक स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में कह रहा है कि जल विवादों से संबंधित उपबंध नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल है। 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में उपबंध किया गया। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में जो है उपबंध किए गए हैं, जो कि इसमें कह रहा है नहीं है, तो गलत हो जा रहा है। अगला है अंतर्राज्य परिषद होना चाहिए। शब्द यहाँ पे त्रुटिपूर्ण लिखा है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए, तो आप जान लीजिएगा अंतर्राज्यीय। ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए अंतर्राज्यीय, इस तरह से होगा अंतर्राज्यीय। ठीक है दोस्तों, थोड़ी पेन चल नहीं रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। इस नाते वर्तनी में बहुत जो है प्रॉब्लम हो रही होगी आपको समझने में। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, बिल्कुल करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का जो होता है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक, परिषद की। और दूसरा कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, बिल्कुल किया गया है, ये सही स्टेटमेंट है। अब चलिए मैं पहले वाले जो ऑप्शन है उसकी व्याख्या थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर एक शब्द दिया है क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय है। तो देखिए दो तरह के शब्द हमेशा आपको सुनने में आते हैं, एक तो संवैधानिक और दूसरा सांविधिक। तो संवैधानिक और सांविधिक में अंतर क्या है? यहाँ पे सांविधिक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ संवैधानिक। देखिए संवैधानिक और सांविधिक का मतलब है, सांविधिक का जो अर्थ निकलता है सीधा सीधा, उसका ये अर्थ निकलता है कि इसका उल्लेख संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया रहता है। सांविधिक निकाय उसे कहा जाता है जो कि संसद किसी अधिनियम के द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किसी कानून के तहत, ठीक है, कोई विधेयक ला करके, कोई कानून ला करके एक कोई जो है बना दिया जाए, कोई कानून बना दिया जाए, किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल या केंद्रीय विधानमंडल द्वारा कोई कानून बना दिया जाए। उस कानून, जब वो कानून बन जाएगा दोस्तों, तो किसी आर्टिकल में जाकर के अपना स्थान ले लेगा वो, ठीक है, किसी आर्टिकल में जाकर के वो अपने आप को कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, वो एक आर्टिकल के रूप में अपने स्थान को ले लेगा। ऐसा बना हुआ कोई कानून जो होता है वो क्या कहलाता है? क्या? सांविधिक कानून। संवैधानिक कानून क्या होता है? इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे पहले योजना आयोग था जो कि अभी नीति आयोग है, ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने कानून बना करके अपने विधानमंडल से पारित करा करके, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पारित करा के कानून बना दिया, जो कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे कि नाम परिवर्तित करके इस समय नीति आयोग के नाम से आप लोग जानते हैं उसको। तो ये क्या है? संविधान में पहले उल्लेख नहीं था इसका, बाद में कानून बना करके, विधान बना करके इस तरह के जो है संस्था का आविर्भाव किया गया। तो ऐसी संस्थाएँ क्या कहलाती हैं? वो सांविधिक संस्थाएँ कहलाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, ठीक है, संविधान में होता है, और उनके लिए कोई अनुच्छेद पर्टिकुलर निर्धारित होता है। तो ऐसा अगर कोई निकाय है जिसमें शक्ति और अधिकार जो है दिए गए हैं
और वह निकाय, इस तरह से इसको परिभाषित रूप में अगर हम पढ़ें तो कह सकते हैं वह निकाय जो भारतीय संविधान से अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है? शक्ति और अधिकार प्राप्त करता है, वो कहलाता है संवैधानिक निकाय। ठीक, उसके कार्यों और भूमिकाओं का संविधान में विशेष रूप से उल्लेख होता है। ठीक है, और उसके लिए कोई संबंधित अनुच्छेद भी होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो अगर उल्लेख होगा तो निश्चित तौर से किसी आर्टिकल में ही होगा। संविधान में तो सारी आर्टिकलें ही लिखी गई हैं, आर्टिकल के दायरे में ही है, तो कोई उसके लिए निश्चित तौर से कोई पर्टिकुलर उसके लिए कोई अनुच्छेद निर्धारित होगा, तो ये संवैधानिक निकाय। बस समझ में आ गई बात ना। संवैधानिक और संवैधानिक निकाय में क्या है, यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल कोई कानून, कोई विधेयक ला करके कोई कानून बना देते हैं, तो संवैधानिक और कानून बना करके कोई संस्था का गठन कर देते हैं, तो वो कहलाता है सांविधिक निकाय कहलाता है। ठीक है, सांविधिक। और संवैधानिक निकाय है कि जिसका पहले से संविधान में उल्लेख किया गया हो। क्लियर है? तो ये स्थिति आपकी बन जाती है। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको कि सांविधिक निकाय क्या है और संवैधानिक निकाय क्या है। क्लियर? चलिए, और तो इसमें से आपने देखा कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन था कि संविधान के अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान संबंधी उपबंध नहीं है, जो कि गलत कह रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके बारे में उपबंध बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको उल्लेखित है कि उपबंध इसमें दिया गया है। आर्टिकल मैंने बताया 262 आर्टिकल है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर के प्रश्न पे क्वेश्चन है, कथन और कारण पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। कह रहा है राज्य सूची में दिए गए, कथन कह रहा है राज्य सूची में दिए गए विषयों के विधान के संबंध में राज्यों को कानून बनाने और उसका पालन करने के संबंध में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये क्या सही है गलत है? राज्य सूची के विषय पर विधान के संबंध में राज्यों को कानून बनाने और उसका पालन करने के संबंध में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है। दूसरा कह रहा है संविधान में बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं जो इसके संघीय रूप को इंगित करती हैं। संविधान में बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इसके संघीय रूप को इंगित करती हैं। हाँ भाई, ये है तो संघीय रूप को इंगित करती हैं, ये व्यवस्थाएं तो हैं। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, अब पूछ रहा है कथन कार्ड के रूप में जवाब है, तो आप जवाब देना चाहें तो फटाफट दे दीजिए दोस्तों कि क्या हो सकता है इसका, कि कथन सही है, कार्ड सही है कि नहीं सही है, ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, चलिए जवाब दीजिए, कथन सही है कि नहीं है। देखिए कथन में क्या है, देखने में तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा और आंशिक रूप से सही भी है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सही है। आंशिक रूप से क्या सही है कि कानून बनाने के लिए तो अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं दोस्तों कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति की परमिशन लेने के लिए अपने पास रख सकता है, आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो इस नाते जो है ये जो व्यवस्था है अनुच्छेद 200 के तहत ये राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के संबंध में राज्य को कानून बनाने और उसका पालन करने का पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है। तो पूर्ण स्वायत्ता जो शब्द है यही नहीं है, पूर्ण स्वायत्ता नहीं है। क्यों? किसी भी कानून को राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत अपने पास रख सकता है, सुरक्षित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल पूर्ण स्वायत्ता वाला जो स्टेटमेंट लग जाने के कार्ड से गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बारीक प्रश्न है, देखने में बहुत आपको सरल लगेगा, लेकिन यहीं पर ही आप त्रुटि कर जाएंगे। पूर्ण स्वायत्ता शब्द न लिखा होता तो संभवतः सही है चला जाता। ठीक है दोस्तों, और इस स्थिति में नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन और भी आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा तो वहाँ पर भी आप वहाँ पर तो खैर आपकी तंत्र ही फेल हो जाएगा, तो वो भी उसके लिए राज्य सूची पे जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसा कि आपने जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पे देखा ही, जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पर आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और वहाँ पर अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने अपने तरीके से उसको जो विधान के तहत समाप्त कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई? केंद्र सरकार के पास स्थानांतरित हो गई। तो उस आधार पर केंद्र सरकार ने अपना कानून अनुच्छेद 370 का और 35A का विलोपन कर दिया। ठीक है, निरस्त कर दिया। चलिए अगला है, तो यहाँ पर ये पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है संविधान में बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं जो संघीय रूप को इंगित करती हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में संसद जो है बहुत सारे विषयों पर कानून बना सकती है आपका। ठीक है,
तो ये आपका क्या पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कथन गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, समवर्ती सूची में कौन नहीं आता है? शिक्षा, क्या इसमें राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है भाई। शिक्षा केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत है, यानी समवर्ती सूची का विषय है। बिल्कुल सही है, समवर्ती सूची यहाँ पर पूछा भी है। वन पशुओं या पशुओं का संरक्षण जो है यह भी समवर्ती सूची का विषय है। बिल्कुल सही, यानी कि दोनों लोग वनों के संबंधित कानून बना सकते हैं, वन पशुओं के लिए कानून बना सकते हैं, संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, और पशुओं के संरक्षण की भी जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर सकती है, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद परिवार नियोजन जो है इसके लिए भी दोनों, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। तो यानी कि ऊपर जो भी बातें बताई अभी तक की सभी सही गई हैं। अगला है पुलिस। पुलिस जो है किसका विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय। लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय होता है? पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का होता है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो पुलिस है वो इसके अंडर में नहीं रहती है, राज्य सरकार के अधीन नहीं रहती है, वो केंद्र सरकार के अधीन रहती है, दिल्ली पुलिस, ठीक है। बाकी सभी जगहों की जो पुलिस है वो क्या रहती है? राज्य सूची के अंतर्गत रहती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। इसी नाते चुनाव के दरमियान आप लोग देखे होंगे कि राज्य पुलिस को मतदान केंद्रों पर जाने के लिए प्रतिबंध कर दिया जाता है और उसकी जगह को सीआरपीएफ या आईटीबीपी या इस तरह के जो तमाम सारे हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो अपने अंदर कंट्रोल में ले लेते हैं और चुनाव को, मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो पुलिस है, चूँकि पुलिस उसी का विषय है, तो हो सकता है उसके अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर ले। इस कारण से उसको अक्सर जो है मतदान केंद्रों से हमेशा वंचित रखा जाता है। खासतौर से राज्य स्तर के किसी भी चुनाव से आप देखेंगे, राज्य के चाहे विधायकों के चुनाव हो यानी एमएलए के चुनाव होते, राज्य विधानमंडल का कोई भी चुनाव होगा तो वहाँ पर ये स्थिति आपको देखने को बड़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगी आपको। और केंद्रीय चुनाव होता है यानी एमपीज़ के चुनाव जो होते हैं उसमें भी आपको ये देखने को अच्छी तरीके से मिलेगा। और ख़ासतौर से एमपी के चुनाव और राज्य विधानमंडल के चुनाव में ये चीज़ें स्पष्ट रूप से जो देखने से मिलती हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी बनती है। यही इसका मकसद होता है कि कहीं पुलिस का दुरुपयोग ना किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के संबंध में सही है? अनुच्छेद 263 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है इसके यानी कि 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति विषय विशिष्ट परिषदों की स्थापना कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि राष्ट्रपति जो है विषय विशिष्ट परिषदों की स्थापना का प्रावधान बिल्कुल दिया गया है, ये कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा आपका है परिषद की सिफारिशें परामर्शीय प्रकृति की हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। परामर्शीय प्रकृति की है, परामर्शीय यह होना चाहिए, परामर्शीय ये ऐसे होना चाहिए, परामर्शीय प्रवृत्ति की होती हैं। बिल्कुल सही ये बात कही गई है, थोड़ी त्रुटि थी वर्तनी में दोस्तों। प्रवर्तीय जो है परामर्शीय प्रवृत्ति होती है परिषदों की सिफारिश, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि मैंने अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 263 में राज्यों के मध्य तथा केंद्र के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, ठीक है, राज्यों के मध्य यानी राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन की व्यवस्था की गई है। और इसमें राष्ट्रपति महोदय हैं, ये अगर उनको किसी समय यह महसूस करें कि ऐसी परिषदों का गठन सर्वहित में आवश्यक है, ठीक है, सरहित में है या हित के लिए आवश्यक है, तो ऐसी परिषदों का गठन कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल 263 ऐसा उल्लेख करता है दोस्तों। तो ये बात आपके लिए थी। और ये भी कुछ भी और भी चीज़ें जान लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति ऐसी परिषदों के कर्तव्य, संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है, ठीक है, उसकी परिभाषा को निर्धारित कर सकता है। ये राष्ट्रपति को ये भी पावर है, क्या पता आपको कोई किससे क्वेश्चन और भी बन के मिले हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा परिषद किसी विवाद, चाहे विधिक
अथवा विधितर निष्पादन कर सकती है, ठीक है, किंतु इसका कार्य केवल परामर्शी है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो व्यवहार है वो केवल परामर्शीय प्रवृत्ति का है आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है दोनों सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएगा, परामर्शी प्रवृत्ति का है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। संविधान नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संविधान संसद को असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में संसद को ऐसी शक्ति प्रदान की जाती है? असामान्य परिस्थितियों, लिखित प्रश्न है, असामान्य परिस्थितियों में, यानी संविधान संसद को असामान्य परिस्थितियों में यानी विषम कंडीशंस में के अंतर्गत, ये विषम कंडीशंस की बात हो रही है, के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में संसद को ऐसी परिस्थिति प्रदान की जाती है, वो परिस्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो चलिए देखते हैं इसको दोस्तों ऑप्शन के आधार पर। जब कम से कम आधे से अधिक राज्य संसद से ऐसे करने के लिए संयुक्त अनुरोध करें, ठीक है, कह रहा है संयुक्त अनुरोध करें। दूसरा कह रहा है आपको कि मतलब किस परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो क्या ऐसा कहीं अभी आप तक आपने सुना कि आधे से अधिक राज्य किसी चीज़ के लिए उसको आग्रह किया? आपने तो सुना होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है अगर आग्रह करते हैं तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए तो केंद्र सरकार बना सकती है। तो आपने सुना नहीं था, तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं सुना है तो गलत है ये। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो यानी अनुच्छेद 356 के तहत बिल्कुल बना सकती है, जो कि अभी मैंने उल्लेख किया, जम्मू एंड कश्मीर में इसी के तहत जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिया गया था, ठीक है। राज्य सूची का विषय था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, जो कि केंद्र सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। राज्य सूची का विषय था और उस राज्य के लिए स्पेशली वो कानून बनाया गया था, तो राज्य सूची का विषय था और केंद्र सरकार ने वहाँ पर अनुच्छेद 356 लगाते हुए उसको स्थगित कर दिया। ये बात है पूरी। अगला है वित्तीय आपातकाल लागू हो। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ऐसा नहीं है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ऐसा नहीं है। और अगला कह रहा है किसी भी परिस्थिति में, तो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जो बिल्कुल दे रहा है दूसरा है, वही बिल्कुल है। ऐसी शक्ति का प्रयोग के लिए आवश्यक है, यानी कि उसको शक्ति दी गई है, प्रदान की गई है अनुच्छेद 356, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सभी त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आयोगों को उसके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार पहला कह रहा है, फिर कह रहा है 11वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग की बात कर रहा है, और इसमें पुंछी आयोग भी इसी में लिख दिया गया है, तो त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। थोड़ा प्रश्न को पढ़ लीजिएगा ठीक से। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित आयोगों को उसके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार पहला ये हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा प्रश्न में जो कह रहा है वित्त आयोग, और तीसरा यहाँ से हो जाएगा दोस्तों तीसरा पुंछी आयोग, और चौथा यहाँ पर फिर होगा आपका सरकारी आयोग। ये 4 है, तो चारों को व्यवस्थित करना है किस तिथि के आधार पर। फटाफट जवाब देते जाइए दोस्तों, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा है, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। चलिए तो क्रम से हम लोग बात कर लेते हैं कि किसकी व्यवस्था पहले की गई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सरकारी आयोग, मैं एक एक डिटेल्स में आपसे चर्चा करूंगा अभी बहुत विशद रूप से इसकी। पहला आपका है सरकारी आयोग, ठीक है, मैं समझा दूं, सरकारी आयोग, ठीक। दूसरा आपका जो है गठन जो हुआ था, अब देखिए थोड़ी सी तिथियों के बारे में भी जान लीजिए। ये आपका 9 जून 1983 में हुआ था, तिथि भी नोट करते चले यहीं से। 9 जून, ठीक है, 9 जून 1983 को सबसे पहले सरकारी आयोग का गठन किया गया था। दूसरा आपका इसके बाद है 11वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, यहाँ पर मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ इंडिकेट। 11वां वित्त आयोग का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 3 जुलाई 1998 में, 3 जुलाई, ठीक है। आपका 11वां वित्त आयोग कह रहा है 3 जुलाई 1998 में किया गया था। और फिर इसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार, ये तीसरे नंबर पर है,
तीसरे नंबर पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आपका है द्वितीय प्रशासनिक सुधार जो आपका किया गया था वो 31 अगस्त 2005 को गठित किया गया था। इसके बाद आपका चौथा नंबर पे आपका जो क्रम है वो सबसे लास्ट में आपका किया गया था पुंछी आयोग का गठन, जो कि 2007 में किया गया था 27 अप्रैल। पेन में काफ़ी त्रुटि आ चुकी है दोस्तों, इस नाते लिखने में दिक्कत हो रही है, तो तिथि आपको सुन लीजिएगा 27 अप्रैल 2007 में। ठीक है, तो ये क्रम आपका रहा है। मैं और भी विशद रूप से बता दूं कि एक एक बात आप सुनते जाइए और इसको रिटन वर्क में अपने कॉपी में लिखते चले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था केंद्र राज्य के संबंधों के संदर्भ में जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में 9 जून 1983 को सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी सिफारिश करने की इसने सिफारिश की थी कि जो है समितियों को गठन करने के सरकारी आयोग के केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के गठन का प्रावधान की बात की गई थी। और इस सरकारी आयोग का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया दोस्तों, इसकी सिफारिशों को जो लागू किया गया था वो BP सिंह सरकार में 1990 में इसको लागू किया गया था। सरकारी आयोग की सिफारिशों को 1990 में BP सिंह की सरकार में इसे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिफारिश इसने की थी 9 जून 1983 को सरकारी आयोग का गठन किया गया था और इसकी जो सिफारिशें आई फाइनली लागू हुई थी 1990 में BP सिंह सरकार में, जो कि केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। उसके प्रधानमंत्री जो है आदरणीय BP सिंह साहब थे, उन्होंने ही सरकारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। ठीक है, ये सबसे पहला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका नंबर आ जाता है, मैंने भी आपको बताया यहाँ पर जो आता है वो 11वां वित्त आयोग आ जाता है। तो ये जान लीजिए 3 जुलाई 1998 को MA खुसरो की अध्यक्षता में 11वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, AM खुसरो साहब नाम इनका था, AM खुसरो जो थे 11वां वित्त आयोग जो है 3 जुलाई 1998 को जो है लागू किया गया था। मतलब एक तरह से कहिए कि आयोग का गठन किया गया था, लागू ना कहिए इसको, गठन कहिए, शब्द अच्छा है। गठन किया गया था 3 जुलाई 1998 को। और इसके अलावा जो बात हुई है प्रशासनिक सुधारों की, तो तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका प्रशासनिक सुधार की बात होती है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार की बात होती है। 31 अगस्त 2005 को बीरप्पा मोइली जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूर्व रहे हैं, इन्होंने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये बात ध्यान लिखिए कि यानी कि इस सिफारिशों को द्वितीय प्रशासनिक आयोग की गठन जो है आयोग का गठन किसने किया था, तो ये आप देखेंगे द्वितीय जो है प्रशासनिक सुधार गठन जो है 31 अगस्त 2005 को बीरप्पा मोइली ने गठन किया था। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। ठीक, और चौथा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है पुंछी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु मदन मोहन पुंछी एक जो है सज्जन थे, इनकी अध्यक्षता में 27 अप्रैल 2007 को पुंछी आयोग का गठन किया गया था। देखिए इसमें बात यह है कि जितने भी कोई समितियां गठित की गई हैं उनके जो अध्यक्ष रहते, जो अध्यक्षता उस समिति की करता है, उसी के नाम से उस आयोग का नाम कर दिया जाता है। उसी तरह से केंद्र राज्य संबंधों की जो समीक्षा करने के लिए मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में जो एक आयोग गठित किया गया था, ठीक है, और वो आयोग जो है 27 अप्रैल 2007 को गठित किया गया था, इसे पुंछी आयोग के नाम से आगे जाना जाता है। चौथे नंबर का क्रम आ जाता है। तो इस तरह से क्रम में अगर आप देखेंगे तो जो भी व्यवस्थित क्रम में होगा वो यही हो जाएगा। पहले नंबर पे आपने देखा कि यहाँ पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार लिखा हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया है सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग चौथे नंबर लास्ट में है। यहाँ पर 3 जो दिख रहा है दोस्तों ये 4 होगा क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण है। तो चौथे में से 2 ऑप्शन दे रहा है तो 2 हो जाएंगे इसमें से आपको। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, सरकारी यानी कि 4 हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया था आपको 11वां वित्त आयोग, तो दूसरे नंबर पर आपका 11वां वित्त आयोग था, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपने सवाल का जवाब दे दिया। अगला 13 नंबर का प्रश्न आपका है दोस्तों, 1990 के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था। ठीक है, अंतर्राज्यीय बताइए इसमें से जवाब। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शंस हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिस्थापन करना, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का प्रतिस्थापन करना, ये पहला है। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों।
दूसरा इसमें दे रहा है संविधान में परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना। तीसरा कह रहा है यहाँ पर न्यायपालिका तथा सरकार के मध्य सांस्थानिक अंतरपृष्ठ के रूप में होना। और चौथा है चौथा कह रहा स्थानीय प्रथागत निकायों को सदस्यता प्रदान करना। ये आपका प्रश्न दे रहा है, तो इसमें से क्या आपका जवाब सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें से कौन 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था दोस्तों, लक्ष्य क्या था, ये बताना है आपको। तो देख लीजिए क्या है यहाँ पर जो मेन बात रही है वो ये थी कि 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत जो है केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में बीपी सिंह ने जो किया था, उसका उद्देश्य ये था मध्य जो है राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य में राज्यों के मध्य यानी राज्यों के मध्य में केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना इनका मूल मकसद था। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और दूसरी भाषा में कह सकते हैं संविधान में परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता करना इसका मेन मोटिव रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सीधा ना दे करके केंद्र राज्य संबंधों के मध्य समन्वय स्थापित करना ना दे करके संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना, यह ऑप्शन जो दे रहा है बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सही कौन सा स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। यहाँ पर चलिए 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक। तो बताना है, पहला कह रहा है यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। तो क्या ये बात सही कह रहा है कि ये संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय नहीं है? बताइए, इसका उल्लेख है क्या? क्या इसके लिए क्षेत्रीय परिषदों के लिए कोई कानून है, कोई अनुच्छेद है इसके लिए? 263 की बार बार चर्चा हो रही है, क्या है इसका मतलब कानून इसके लिए है? तो क्षेत्रीय परिषदें क्या है, संवैधानिक निकाय हैं, ये तो बिल्कुल है। संवैधानिक निकाय सांविधिक निकाय हैं, ये बात स्पष्ट है। तो कह रहा है कि यहाँ पे ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है, तो निश्चित तौर से ये गलत बात कह रहा है। ये तो सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों के संबंध के बीच को सुदृढ़ करने के लिए 1990 में बीपी सिंह सरकार ने अनुच्छेद 263 का प्रयोग करते हुए इसका जो किया था। तो ये क्या है, संविधान में इसका उल्लेख तो पहले से रहा नहीं है, तो ये क्या हुआ, सांविधिक निकाय है ना ही सांविधिक कह रहा है यहाँ पे, ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक, जबकि है ये सांविधिक निकाय, ठीक है। तो ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। सांविधिक निकाय है ये, संवैधानिक नहीं है दोस्तों, ध्यान रहे, क्योंकि इसकी सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया। मैंने अभी आपको सांविधिक और संवैधानिक में अंतर बताया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में और भी थोड़ा विशद रूप से जान लीजिए। यहाँ पर जिक्र जो है कर रहा है क्षेत्रीय परिषद का, तो जो मैंने अभी आपको बताई वो अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में बताई थी बात। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में भी थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए। क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो किया गया था वो अनुच्छेद 263 में उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि ये कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो था 1956 के तहत स्थापित की गई है ये बात, और यह सांविधिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप जान लीजिए कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, गृह मंत्री होता है। इसका अध्यक्ष जो है क्षेत्रीय जो परिषदें होती है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। अभी हाल ही में आपने बोडोलैंड की मांग बहुत तेज़ी से उभर रही थी, असम के राज्य में, असम राज्य में मांग हो रही थी, तो उसकी जो उस पर जो सुलह और ये जो समझौते की बात की गई वो किसने किया था, आपने देखा गृह मंत्री ने उसमें हस्तक्षेप करके उसको समाप्त कराया था। अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो संरचना होती है उसमें क्या है। यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद की बात आई तो मैं वहाँ जिक्र कर दे रहा हूँ कि इसके बारे में अंतर्राज्यीय परिषद, तो अंतर्राज्यीय परिषद अलग है, क्षेत्रीय परिषद अलग है। बीपी सिंह ने जो किया था, गठन किया था अनुच्छेद 263 के आधार पर सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका जो है 1990 में, और उसकी जो अध्यक्षता करते हैं अनुच्छेद 263 के तहत उसका हुआ था। और जो क्षेत्रीय परिषद है इसके गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषदें की गई थी। थोड़ा दोनों में अंतर है, ये बात थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग दिमाग में। और देखिए अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, ठीक है।
और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। मैं क्रम वाइज बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो अध्यक्षता कौन करता है अंतर्राज्यीय परिषद की? अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका। तीसरे की बात करेंगे तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और वे केंद्र, चौथा जो आपका होगा, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें मुख्यमंत्री विधानसभाएं नहीं हैं, तो वहाँ के जो प्रशासक होते हैं वो भी इसके मेंबर बनते हैं अंतर्राज्यीय परिषदों के, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन वाला अगर कोई राज्य है उस समय वर्तमान में राष्ट्रपति शासन वाला कोई राज्य है तो राज्यपाल इसका सदस्य हो जाएगा। इसके अलावा ये हो गए 5 कुल टोटल। छठा आपका होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय मंत्री, जिनमें से एक आपके होंगे गृह मंत्री। 6 केंद्रीय मंत्री जिनमें से एक होंगे आपके गृह मंत्री, ठीक है। गृह मंत्री सहित जो है गृह मंत्री हो जाएंगे, यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो होंगे इसमें से, और गृह मंत्री सहित कुल 6 मंत्री होंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अस्थायी आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अस्थायी आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका था आपका अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में। अब यहाँ पर आप लोग जो बात कर रहे हैं राज्य परिषदों के बारे में, तो राज्य परिषद के बारे में मैंने आपको अभी उल्लेख किया है। राज्य परिषद के बारे में बताया आपको है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? गृह मंत्री महोदय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे फिर आगे चर्चा करेंगे। तो कह रहा है सांविधिक और संवैधानिक निकाय है कि नहीं है, ये वाला जो प्रश्न आपका किया था, तो ये तो ना तो संवैधानिक निकाय है ना तो सांविधिक निकाय है, ये गलत कह दे रहा है आपका, ठीक है। बताना है कौन सा सही है आपको। तो स्टेटमेंट फिर कह रहा है प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। जी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होता, गृह मंत्री होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसकी सिफारिशें परामर्शी प्रवृत्ति की होती हैं, ये सही है। केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है दोस्तों, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रहा है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करता है यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि किसी स्थापना में जनता का हित सम्मिलित है, इस संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है। अगर उसे यह प्रतीत हो जाता है कि किसे, राष्ट्रपति, चूंकि अंतर्राज्य परिषदों का गठन करता है राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, तो उसमें कह रहा है यदि उसे प्रतीत होता है कि किसी स्थापना में जनता का हित सम्मिलित है, ठीक है। कहता है कि जनता का हित सम्मिलित है, इस संदर्भ में क्या सही है, ऐसा अगर उनको प्रतीत हो जाता है तो क्या सही है। क्या कह रहा है? यह एक अनुशासनात्मक निकाय है, ठीक है। यह एक अनुशासनात्मक निकाय है और इसका लक्ष्य अंतर्राज्य स्तर पर नीतियों का समन्वय और उसका क्रियान्वयन है। ये स्टेटमेंट है आपका। तो ये सही है कि नहीं है? ये बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या होता है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच को लेकर के हुआ है ना। सरकारी आयोग ने जो सिफारिश की थी उसमें क्या था? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में तो था भाइयों, बिल्कुल यही हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो कह रहा है यह एक अनुशासनात्मक निकाय है, इसका लक्ष्य अंतर्राज्यीय है, ये अंतर्राज्यीय स्तर पर नीतियों का समन्वय और क्रियान्वयन करना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही बात है, इसमें ये कही गई है बात, इसका उद्देश्य है यह निकाय। दूसरा कह रहा है यह निकाय अंतर्राज्यीय परिषदों के विवादों की जांच कर उन पर सलाह देना और इस संदर्भ में यह प्रकार अनुच्छेद 131 के तहत सरकारों के बीच के विवाद को हल करने के उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का पूरक है। बिल्कुल सही बात कह रही है, कहा जा रहा है यहाँ पे अनुच्छेद 131 के तहत। देखिए ये अंतर्राज्यीय परिषदें क्या होंगी, ये सलाह तो देंगी, सलाह मशवरा करेंगी, लेकिन अगर सलाह मशवरे से कोई काम बंद, क्योंकि सलाहकारी निकाय है ये, सिफारिश के बाद में अगर ये बात नहीं जो है सहमत हो पाती है तो अनुच्छेद 131 के तहत सरकारों के बीच के विवाद को हल करने के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक क्षेत्र में चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो फिर वो फाइनली मानना होगा, ठीक है। और तीसरा यानी कि यह भी स्टेटमेंट आपका दूसरा भी सही हो गया। तीसरा कह रहा है केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अस्थायी अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना की मंजूरी क्या कह रहा है,
अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना की मजबूत वकालत की है, बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पर अनुच्छेद अंतर्राज्यीय अस्थायी अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना की वकालत की गई है, बिल्कुल सही। यहाँ पे सरकारी आयोग में ऐसी बात कही गई, उसी के आधार पर ही तो गठन किया गया अंतर्राज्यीय परिषदों का, सही बात है। ये तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषदों में प्रधानमंत्री सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनमें गृह मंत्री भी शामिल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात ये कह रहा है। यहाँ पर देखो, उसमें देखिए केंद्रीय, देखिए फिर से यहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में कह रहा है, अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में कह रहा है प्रधानमंत्री सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय मंत्री, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल होंगे, शामिल होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। यह क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बात कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदों को। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। यहाँ पर यह बात बता रहा है अंतर्राज्य परिषदों के प्रधानमंत्री सभी राज्यों के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री सभी राज्यों के एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं, जिनमें गृह मंत्री भी शामिल होता है। स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है संघीय व्यवस्था में विभिन्न संबंधों में यह केवल अंतर्राज्य संबंधों से संबंधित है, अंतर्राज्य संबंधों से नहीं है, अंतर्राज्य संबंधों नहीं है, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधों से भी से संबंधित है। तो यही आपका स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। यहाँ पर केवल अंतर्राज्य संबंधों नहीं है, यह केंद्र राज्य संबंधों से भी इसके अंतर्गत मामले आते हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो जा रहा है और बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों। तो संघीय व्यवस्था में विभिन्न संबंधों में यह केवल अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित है, अंतर्राज्यीय संबंधों से नहीं है, यह केंद्र राज्य संबंधों से भी संबंधित है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह से प्रश्न होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे DS भूरिया महोदय के बारे में कह रहा है। DS भूरिया कह रहा है इस आयोग ने वित्त आयोग द्वारा आयोग राज्यों को अधिक धन हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। DS भूरिया जो हैं ये 2002 में इस आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन जो है अनुच्छेद 339 के तहत किया गया था दोस्तों। और ये इसका जो मकसद था ये DS भूरिया का, वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना था, ना कि यहाँ पर वित्त आयोग की बात कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये आयोग पूरी तरह से क्या बात कह रहा है। इसमें ये कह रहा है DS भूरिया आयोग का गठन 2002 में किया गया था, ठीक है। और इस गठन का जो राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 339(1) के तहत इसका गठन किया था। DS भूरिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था 2002 में। और राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत किया, बार बार बता रहा हूँ, 3391 के तहत, 339 के तहत इसका गठन किया गया था। और इसका कार्य जो था वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट देना इसका कार्य था, ठीक है। DS भूरिया का जो गठन आयोग जो गठित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 300 के तहत कर सकता है, ये मतलब जब कर सकता है यानी कि ये बात बताई गई है तो कर सकता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित ये बात कही गई थी इसमें, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के, ना कि वित्त आयोग के बारे में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था सुमेलित नहीं है, तो ये तो पहला तो हो गया, बिल्कुल सुमेलित नहीं है। कूट में जवाब तो नहीं है, आपको देना है, नहीं कूट में नहीं है, तो इसका मतलब यही गलत हो गया। इसके अलावा संभवतः शेष सभी सही होंगे, क्योंकि एक गलत हो गया तो बाकी सही होना निश्चित है। समझ गए ना दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। DS भूरिया का जो है किससे संबंधित आयोग था, ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट इन्होंने दी थी। और इसका गठन 2002 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 339(1) का प्रयोग करते हुए इसका गठन किया था। और इसको काम जो सौंपा गया था, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट देना इसका कार्य था। चलिए अगला सरकारी आयोग। तो सरकारी और राज्यों की मांगों के विपरीत इसमें सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाए और ऐसी ही अन्य सेवाएं
गठित की जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल कहा था दोस्तों, ये सरकारी आयोग के बारे में अभी है, इन्हीं के आधार पर 263 का प्रयोग करते हुए जो है क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बारे में बात कही, जो है अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन की बात की गई थी। इन्हीं के आधार पर फिर इसके आगे चल करके इसका जब विशद विवरण किया जाता है तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन के भी उल्लेख मिलता है आपको। पुंछी आयोग जो है उसके बारे में क्या है, आंतरिक सुरक्षा आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग की सिफारिश करना, ये आपका स्टेटमेंट दे रहा है। बिल्कुल ये था, सही है, बात यहाँ पे बताई गई है कि आंतरिक सुरक्षा आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग की सिफारिश की गई है। बिल्कुल सही है पुंछी आयोग के बारे में। और राजमन्नार आयोग के बारे में कह रहा है, राजमन्नार आयोग समिति जो है राज्योन्मुखी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ गलत शब्द लिखा है, अत्यधिक राज्योन्मुखी दृष्टिकोण ये होना चाहिए, अत्यधिक राज्योन्मुखी दृष्टिकोण इनसे अवशिष्ट शक्तियों के उन्मूलन या इन्हें राज्यों को हस्तांतरित करने, अंतर राज्य परिषद गठित करने और अखिल भारतीय सेवाओं के उन्मूलन की सिफारिश की थी। जी हाँ, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट केवल आपका DS भूरिया महोदय का स्टेटमेंट जो दिया है वित्त आयोग से संबंधित वो गलत है, बाकी सभी सही आपके हैं। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ DS भूरिया का गठन किसके लिए किया गया था, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट देना इसका कार्य था। अगला प्रश्न आपका है कावेरी जल विवाद को लेकर के, बड़ा अच्छा प्रश्न रहा है किसी समय में, आगे भी आने की इसकी पूरी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहा है इसका गठन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा राज्यों के बीच नदी जल समझौते पर विवाद से निपटने के लिए किया गया था। तो ये स्टेटमेंट यहीं तुरंत गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा। गोवा नहीं है भाई, इसकी जगह पे पुदुचेरी है, तो ये गलत हो गया, सही नहीं है। तो यही गलत आपका हो गया, ये आप तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि गोवा तो आपका ऊपर पड़ता है, यहाँ से कोई रिलेशन है ही नहीं कावेरी नदी से। चलिए अगला है, मतलब इसके दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव के अलावा 8 सदस्य भी होते हैं, जिनमें से 4 अंशकालिक सदस्य संबंधित राज्यों से होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये आपका। तीसरा कह रहा है इसमें कि यह प्राधिकरण राज्यों को ऊंचाई फसल प्रारूप में परिवर्तन, बेहतर कृषि विज्ञान व्यवहारों, कमान क्षेत्र विकसित करना, विकास आदि के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने का सुझाव भी देगा। ये आपका स्टेटमेंट यहाँ दे रहा है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ये आपका दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल है। कावेरी जल विवाद जो है ये बिल्कुल एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और फसल को प्रारूप, मतलब जिसे राज्यों में विवाद ना हो, आयोग रहेगा तो आयोग अपनी सिफारिश देता रहेगा, उस हिसाब से आपने करेगा। और इस तरह का कोई विवाद आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको लेकर के। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपको दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राज्य परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अंतर्राज्य परिषदों के बारे में बताना है कौन सा सही है। अंतर्राज्यीय परिषदों को आप जानते हैं कि दोस्तों ISC, मैंने भी बताया, शायद नहीं बताया आपको, मैं बता दे रहा हूँ। ISC कहा जाता है इंटर स्टेट काउंसिल। यह अंतर्राज्यीय परिषद, इसे इंग्लिश में शब्द में कहा जाएगा, हिंदी में अंतर्राज्यीय परिषद कहा जाएगा, इंग्लिश में इंटर स्टेट काउंसिल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में क्या आपका एक सही है, आपको इस तरह से बताना है। संभवतः कूट में भी जवाब देना है क्या? नहीं, कूट में नहीं देना है, ऐसे बताना है। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिशों पर किया गया, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल होते हैं, ये भी सही, सभी सही है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में सभी बातें सही बताई गई हैं। मैंने आपको बार बार अभी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्षता करते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके बारे में हो रहा है, अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन के बारे में हो रहा है ना। अंतर्राज्यीय परिषदें जो हैं, अंतर्राज्यीय परिषदें, इसके बारे में कहा जा रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है
ये राज्यों के स्तर पे अगर देखेंगे तो यही होता है। यहाँ पर आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में जब जिक्र कर रहा है तो बिल्कुल यही होता है। अंतर्राज्य परिषदें यही हैं। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में ये आपकी व्यवस्था बताई जाएगी। और आप देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषदें भी आपकी अलग हैं, जिसमें राज्य मैंने प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, मैंने भी आपको जिक्र किया था, आपको बताया था। उसमें जो है उसमें जो तमाम सारे लोग होते हैं रोटेशन के आधार पर। थोड़ा सा मैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में भी अभी आपसे चर्चा करूंगा। पहले मैं बता दूं आपको अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में कौन कौन लोग रहते हैं। अभी पिछले प्रश्न बताया था, फिर आगे भी बताता हूँ। इसकी एक अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। विधानसभा की अनुपस्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के जो उसके प्रशासक होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल साहब इसमें शामिल होते हैं। और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय मंत्री, इसमें एक गृह मंत्री भी होता है, वो भी शामिल होता है। और रोटेशन प्रक्रिया मतलब कुछ आमंत्रित 5 कैबिनेट मंत्री और भी होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी हो सकते हैं। इनमें से 5 सदस्य इस तरह से होते हैं। इस तरह से अगर कहा जाए तो गृह मंत्री को लेकर के कुल 11 मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। अब बात हमने कर ली कि राज्यों के बारे में, राज्यों की परिषदों के बारे में मैंने जो बताया है। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, क्षेत्रीय परिषद जो आपकी होती हैं उसमें से उसके क्षेत्रीय परिषद केंद्र सरकार के गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। इतनी बात तो बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि क्षेत्रीय परिषदें होंगी, उनके अध्यक्ष कौन होंगे? गृह मंत्री होंगे, आपके केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, राज्य के नहीं केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। अमित शाह के बारे में मैंने बोडोलैंड के बारे में मांग को लेकर के भी आपसे जिक्र किया था पिछले प्रश्न में, ध्यान से उसको सुन लीजिएगा फिर से रिप्ले करके, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक मुख्यमंत्री रोटेशन के द्वारा इसमें उपाध्यक्ष बनता रहता है। 1 वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री जो है इसका सदस्य बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। सॉरी, सदस्य तो रहता ही रहता है, उपाध्यक्ष उसको बनाया जाता है रोटेशन के आधार पर, ठीक है। रोटेशन द्वारा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और 1 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर वो बना रहता है। तो ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट आपकी थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए अगली बात करते हैं 19वें प्रश्न के। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वो ये कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। सही कौन सा है आपका? पहला कह रहा है यदि राज्यसभा ने साधारण बहुमत से संबंधित प्रस्ताव द्वारा घोषित किया कि संसद विधि द्वारा 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रावधान कर सकती है। ये आपका प्रश्न दे रहा है कि इसमें क्या होगा। तो देखो कह रहा है यदि राज्यसभा ने साधारण बहुमत से संबंधित प्रस्ताव द्वारा घोषित किया, साधारण बहुमत शब्द यहाँ पर यूज कर रहा है दोस्तों, जबकि यहाँ पर साधारण बहुमत नहीं होना चाहिए। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तो अनुच्छेद 312 के तहत वो राज्यसभा ही करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यदि राज्यसभा में साधारण बहुमत से संबंधित प्रस्ताव द्वारा, साधारण बहुमत शब्द यूज कर ले रहा है, ये गलत हो जा रहा है। घोषित करती तो संसद विधि द्वारा 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रावधान कर सकती है, जो कि गलत है। यहाँ पर यहाँ विशेष बहुमत होता तो सही हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा करें यदि लोकसभा में पूर्ण बहुमत से समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषित किया जाए तो संसद विधि द्वारा 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रावधान कर सकती है। बिल्कुल नहीं, लोकसभा को कोई शक्ति ही नहीं दी गई है भाई, तो ये नहीं कर सकती है। ये गलत आपका त्रुटिपूर्ण हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए आपके, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, कोई नहीं होगा। चलिए और 20 नंबर के प्रश्न पे आपके आ जाते हैं। 20 नंबर का जो प्रश्न आपका है वो बड़ा ही रोमांचक और बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न होने वाला है आपके लिए। ये प्रश्न आपका 20 नंबर का जो प्रश्न होगा ये बड़ा ही रोमांचक प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। ये कह रहा है केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में हमेशा केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। तो ये आपको स्टेटमेंट कैसा लग रहा है बताइए जल्दी फटाक से। एक क्वेश्चन है, थोड़ा उलझाने वाला है, आपको देखने में बड़ा ही सरल लगेगा लेकिन थोड़े से अपने अंदर विशेषता लिए हुए हैं। चलिए दूसरा कह रहा है अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार में है। तो बताइए अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र राज्य के पास हैं कि केंद्र के पास हैं? तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल आप गलत कर देंगे। पहले वाले को देखिए सही की गलत है। केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में हमेशा केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। ये देखिए ये बात थोड़ी सी डिप्लोमेटिक है। ये तो समवर्ती सूची के विषय में अगर बात हो रही है, समवर्ती सूची के विषय में, समवर्ती सूची के विषय में अगर बात हो रही है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं कि राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय पर स्थापित राज्य कानून के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है राज्य सूची का कोई विषय है और उस पर कोई कानून केंद्र सरकार ने बना दिया है और समवर्ती फिर इसके बाद में राज्य सरकार ने भी कोई कानून बना दिया है और केंद्र सरकार ने भी कोई कानून बना दिया था। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर टकराव की स्थिति होगी तो केंद्रीय कानून प्रभावी होता है, नहीं होगा। वहाँ पर राज्य सूची के विषय पर अगर कोई डिबेट होता है केंद्र और राज्य के बीच में, ध्यान समझिएगा, समवर्ती सूची के विषय पर अगर डिबेट होता है कि केंद्रीय कानून के राज्य का कानून सुप्रीम होगा, तो वहाँ पर आपका केंद्रीय कानून माना जाएगा। लेकिन अगर राज्य सूची के किसी विषय पर, ठीक है, क्या कह रहा है, केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष होने की स्थिति में, अब राज्य के कानून की संघर्ष होने की स्थिति में तो समवर्ती सूची में होगा तो स्टेटमेंट सही जाएगा। लेकिन अगर राज्य सूची के विषय में अगर कानून है तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाएगा दोस्तों, और वहाँ पर क्या हो जाएगा कि केंद्रीय कानून फ्लॉप हो जाएगा और उस पर ओवरलैप कर जाएगा राज्य का कानून। तो ये इस स्थिति में चूंकि डिप्लोमेटिक जवाब हो गया रहा इस प्रश्न पे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपका नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। समवर्ती सूची मैं फिर से आपको कुछ और डिटेल बता दे रहा हूं उसको। समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर केंद्रीय कानून राज्य कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक अपवाद यह भी है, यदि राज्य कानून में को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है और उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो उस राज्य कानून प्रभावी होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तो उस पर राज्य में राज्य कानून प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि ये बात भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बाद भी संसद में यह समर्थता रहती है कि वह इस विषय पर कानून बनाकर राज्य कानून पर प्रभावी कर दे, ये स्थिति बनती है। ठीक है, और ये चीज़ तो बन जाती है आपकी। ये समवर्ती सूची के विषय में आपको पूरी बात बताई गई थी। लेकिन राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय पर स्थापित राज्य कानून उसी विषय पर स्थापित केंद्रीय कानून पर सदैव प्रभावी होगा, ये बात आपको दिमाग में फीड कर लेनी है। यानी कि कुल मिला के बाद समवर्ती सूची पर तो केंद्रीय कानून प्रभावी हो जाता है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर अगर केंद्रीय और राज्य के कानूनों के बीच में डिबेट है, डिस्टर्बेंस है, तो उस स्थिति में हमेशा राज्य का कानून सुप्रीम होगा। इस नाते स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह पे आपका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने 20 प्रश्नों की श्रृंखला कर ली और उम्मीद करता हूं कि ये आपको श्रृंखला काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने में, इंप्रूव करने में काफ़ी ये सहयोगी सिद्ध हुआ होगा। दोस्तों ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए और अपना प्यार और साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग प्रयास करते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दें जो कि आपको कॉम्पिटिशन में काफ़ी सहयोग हो और टॉपिक की एक अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे अगली सीरीज में नए क्वेश्चंस के साथ जो कि आपको और भी रोमांच से भर देगी केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।